नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एलएसए द्वितीय वर्ष का जो एक सब्जेक्ट है गायनेकोलॉजी, तो वहां से हम आज जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स नोट किए हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। और लाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके कारण मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। तो इन फ्यूचर हम लाइव भी बात करेंगे। कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने कुछ टर्म्स सुनी होंगी जैसे गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके पास काफ़ी बार आई होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गायनेकोलॉजी, जो हमारा सब्जेक्ट है। तो गायनेकोलॉजी किसे कहते हैं? मादा जनन तंत्र है उसके अध्ययन को गायनेकोलॉजी कहते हैं। एंड्रोलॉजी, अगर हम नर जनन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे एंड्रोलॉजी कहेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो जो मादा जनन तंत्र है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स रहेंगी मादा जनन तंत्र के लिए। देन हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वैजाइना तक का जो पार्ट है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसमें काउंट होगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया वो हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, वल्वा, वल्वर लिप्स और इससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो ग्लैंड्स हैं वो भी एक्सटर्नल जेनिटलिया में आएंगी। फोर्थ पॉइंट है ओवरीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, कैसी होती है, कौन सी एक्टिव होती है, कौन सी इनएक्टिव होती है। और अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्द ही हम लाइव डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ हम वहाँ पे बात करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप हमसे लाइव हो कि अपनी प्रॉब्लम्स है, चाहे आप इसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अगर कोई फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या सब्जेक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कस कर पाएंगे। और जहाँ तक हो सकता है मैं आपके जो सभी सवाल हैं उनके जवाब दे पाऊँगा। और अगर नहीं दे पाया तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरीज। तो इसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वल्वर लिप्स से यहाँ पे जो बुक्स में लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ मैं। वल्वर लिप्स से 40 से 50 सेंटीमीटर अंदर की ओर पेल्विक बोन के पास स्थित होती है। तो जब भी आप रेक्टल एग्जामिनेशन होता है तो रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें ओवरी जो लैंडमार्क होती है वो मेयर के अंदर होती है। अगर आपको घोड़ी के अंदर रेक्टल एग्जामिनेशन करना, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना है, तो आपने को एक डायरेक्ट आइडिया रहता है कि अपने को पेल्विक बोन के नीचे जाना है, तो वहाँ पे आपको ओवरीज मिल जाएंगी। और जो अपन कैटल की बात करें तो यहाँ पे जो लैंडमार्क होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का वो होती है सर्विक्स। तो सर्विक्स को अप्रोच करके हम ओवरी तक पहुँचते हैं। और वैसे अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो लोकेशन है वो पेल्विक बोन के पास होती है। तो यहाँ पे हम जो थ्योरेटिकल है वो भी बात करते रहेंगे और साथ साथ जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे अगर लिखने के लिए है तो कब वल्वर लिप्स से 40 से 50 सेंटीमीटर अंदर की ओर होती है, जो पेल्विक बोन के नीचे पास स्थित होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अलग अलग पशुओं में जो आकार है, आकृति किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। यहाँ पे बादाम के आकार की या फिर कहें आलमंड शेप्ड होती है। घोड़ी में बीन शेप्ड की होती है या फिर आप इसे किडनी शेप्ड भी कह सकते हैं। सूअर के अंदर ये अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं। तो जो सूअर में जो ओवरी होती है ऐसे देख सकते हो जैसे कि बहुत सारे एक अंगूर का गुच्छा है वो पड़ा हुआ है, और इसे मलबेरी शेप्ड भी कहा जाता है, मलबेरी आकार का भी कहा जाता है। ऊंट में जो होती है ओवरी वो अनियमित आकार होती है, उसी किसी प्रकार का नाम नहीं दे सकते कि ये बीन शेप्ड है या बादाम शेप्ड है, आलमंड शेप्ड है, वैसा कुछ नहीं, अनियमित होती है। तो यहाँ पे जो गाय के लिए जो आकृति है, जो आप लंबाई, चौड़ाई, वजन यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे और देख लेंगे। यहाँ पे जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर है और वजन 7 से 15 ग्राम है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ओवरी की एक्टिविटी पे डिपेंड है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ऑर्गन या जो ओवरी ज़्यादा एक्टिव होती है वो बड़ी होती है साइज में, और जो कम एक्टिव होती है उसकी साइज दूसरे के सापेक्ष थोड़ी कम होगी। तो यही यहाँ पे बताया गया। क्रियाशील अंडाशय एग क्रियाशील अंडाशय के आकार से बड़ा होता है। तो बात करें रूमिनेंट्स में, तो रूमिनेंट्स में अपन कैटल, बफेलो को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दाईं ओवरी क्रियाशील होती है। तो दाईं ओवरी क्रियाशील होती है तो मतलब इसकी साइज जो लेफ्ट ओवरी है उससे बड़ी होती है। और जो लेफ्ट ओवरी का कम एक्टिव होने का कारण रहता है कि लेफ्ट साइड में
रूमन भी होता है, उसके कारण वो कम क्रियाशील होती है। घोड़े व सूअर में बाएं ओवरी क्रियाशील होती है। ये पॉइंट्स आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखना है। कुछ टर्म्स हैं जो मैंने इसमें सम्मिलित की हैं, हो सकता है आपके बुक्स में अभी अवेलेबल ना हो, लेकिन आपको अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन टर्म्स का पता होना आवश्यक। तो मोनोटोकस, पॉलीटोकस, तो ये दो टर्म्स हैं, इनका आपको पता होना आवश्यक है। तो पशु जो एक गर्भकाल में एक बच्चे को जन्म दे तो वो होगा मोनोटोकस। तो गाय भैंस को हम देखते हैं तो वो लगभग एक गर्भकाल में एक बच्चे को ही जन्म देती है, तो वो होगा मोनोटोकस। अगर एक से अधिक बच्चों को जन्म देती हैं तो उसे हम टर्म देंगे पॉलीटोकस। तो वही अगले पॉइंट में हमने मेंशन किया गया है, पशु जो एक गर्भकाल में एक से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं पॉलीटोकस कहलाते हैं। तो उदाहरण है, आप सभी को पता है, अगर एक से ज़्यादा बच्चे देने वाले पशु को काउंट करें, एक या दो तक तो अपन नॉर्मल उसको मोनोटोकस में ही काउंट करते हैं। अगर दो से भी ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको हम पॉलीटोकस में काउंट करते हैं। तो सुअर और बिच यहाँ पे दो मोटे मोटे एग्जाम्पल हैं जो पॉलीटोकस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग नेस्टिंग। एग नेस्टिंग क्या होता है कि जो अगर गर्भकाल की बात करें तो अगर गर्भकाल के अंदर मादा पशु है तो उसकी ओवरी पे जो फॉलिकल्स हैं गर्भकाल से ही स्थित होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स का समूह में पाया जाना, जन्म के समय बच्चा के अंडाशय में करीब 75,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो जो फॉलिकल्स हैं उनका समूह में पाया जाना वही एग नेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवुलेशन। आप किसे कहेंगे, ओवुलेशन होता क्या है? तो ग्राफियन फॉलिकल का ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसे ओवुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट्रेटिक फॉलिकल। तो एट्रेटिक फॉलिकल्स हम किसे कहेंगे? फॉलिकुलोजेनेसिस के दौरान सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर पथ में प्रवेश करता है, अन्य फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं। विलुप्त डिजेनरेटेड फॉलिकल्स एट्रेटिक फॉलिकल कहलाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर ये पाथ पढ़ा है, फॉलिकुलर वेव पूरी पढ़ी है, तो नॉर्मली क्या होता है जब डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, तो एक फॉलिकल्स जो एक साइज प्राप्त कर लेता है, बड़ी साइज प्राप्त कर लेता है, और अन्य जो फॉलिकल्स हैं उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो एकत्रित हो जाते हैं वो कुछ समय पश्चात डिजेनरेट होने लगते हैं, विलुप्त होने लग जाते हैं। तो जो विलुप्त हो रहे हैं उन्हीं को ही हम एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। तो नॉर्मली जो पशु होते हैं उनमें 2 से 3 फॉलिकुलर वेव एक मध्य चक्र में पाई जाती हैं। अब कार्पस हिमोरेजिकम क्या कहते हैं? तो हमने बात की थी ओवुलेशन के बारे में, तो उसी से जुड़ी हुई एक टर्म है कॉर्पस हिमोरेजिकम। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय की सतह पर एक कैविटी गड्ढे का निर्माण हो जाता है जो ब्लड क्लोट्स से भरा रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ से अगर आप ओवुलेशन हुआ है तो ओवम वहाँ से बाहर निकला है, तो वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है और वहाँ पे जो ब्लड क्लोट्स हैं वो जमा हो जाते हैं, तो उस सतह को हम कॉर्पस हिमोरेजिकम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपने बहुत बार सुना होगा, और जो प्रोजेस्टेरोन है, हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन है, उसका सोर्स भी है। कॉर्पस ल्यूटियम से ही अधिक मात्रा जो इसकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो स्रावित होती है। तो जो कॉर्पस हिमोरेजिकम है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसके बाद जो बनता है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ये ल्यूटिन सेल से बना होता है। तो कार्पस ल्यूटियम ल्यूटिन सेल से बना होता है। अब इसमें अलग अलग प्रकार की सेल हैं, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही मेंशन किया, कॉर्पस ल्यूटियम है। अगर आपके क्वेश्चन ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन का स्राव करता है, तो प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का जो सोर्स है वो कॉर्पस ल्यूटियम है। ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पे इनकी साइज मेंशन की गई है, 12 से 20 mm तक है, 1.2 से 2.0 सेंटीमीटर तक है। तो बात करें कॉर्पस ल्यूटियम की साइज की, तो यहाँ 19 से 25 mm 1.9 से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। और जो आपका मध्यचक्र होता है वहाँ पर इसका जो 16वां दिन होता है वहाँ पर इसकी अधिकतम या मैक्सिमम साइज होती है। अगर कंसीव कर जाता है तो ये मेंटेन रहता है, अदरवाइज जो 16 डे है उसके बाद ये रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक नए मध्य चक्र में प्रवेश कर लेता है पशु। तो गाय भैंस व घोड़ी में जिनकी अगर कलर की बात करें तो पीले रंग की होती है, और सुअर और भेड़ में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ग्रेसलेटी रंग का होता है। अब अभी हमने बात की थी कि 16 डे पे मैक्सिमम साइज का होता है, उसके बाद वो रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर टूटने के बाद उसकी जगह पे जो नई संरचना बनेगी उसे क्या कहेंगे, तो वही आगे वाले पॉइंट में हमने यहाँ पे मेंशन किया गया, कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस। टूटती हुई कार्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस कहलाती है। गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले कॉर्पस ल्यूटियम वेरम कहलाती है। अगर
प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है तो वहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनी रहती है, लेकिन हम उसे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं कहेंगे, उसे कॉर्पस ल्यूटियम वेरम के नाम से जाना जाएगा। मधुचक्र के दौरान पाए जाने वाले कार्पस ल्यूटियम को कार्पस ल्यूटियम स्पूरियम कहते हैं। तो आपके पास काफ़ी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो इससे तैयार हो जाते हैं। कार्पस ल्यूटियम के अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम है, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लें और आपको बहुत सारे नाम यहीं से मिल जाएंगे और एमसीक्यू में पूछने पे जा सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ओवरी पे, तो अब बात कर लेते हैं ओवरी से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी ओविडक्ट कहलाती है। ओविडक्ट की जो साइज होती है वो 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके जो विभिन्न भाग है ओविडक्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनफुंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। तो जो सबसे आगे वाला जो फनल शेप्ड होता है, जो आगे वाला कुपी समान होता है, वो अग्रभाग होता है और अंडाशय के बिल्कुल पास होता है। एम्पुला जो अंडवाहिनी है उसका मध्य भाग होता है और जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो भी एम्पुला होता है। अगर आपके एमसीक्यू में पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है तो एम्पुला, और अगर आपको एम्पुला स्थमस जंक्शन मिले तो वो भी राइट आंसर है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो लास्ट है, जो डिस्टल एंड है अंडवाहिनी का, वो है स्थमस। लास्ट पार्ट ऑफ मतलब सबसे अंदर का भाग होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का और यूट्रस की तरफ स्थापित होता है। स्थमस का जो मुख्य कार्य होता है वो शुक्राणु को योग्यतार्जन प्राप्त करने में उनकी हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो उनको कैपेसिटेशन में सहायता करते हैं और साथ ही जो निषेचित अंडे हैं उनको पोषण का भी कार्य करते हैं। तो हमने सबसे पहले अंडाशय के बारे में बात की, फिर बात की हमने अंडवाहिनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस जो यूट्राइन हॉर्न होते हैं उसी के आधार पे इनको डिवाइड किया गया। तो यूट्राइन हॉर्न को कॉर्नुआ कहते हैं। तो आप एक चीज ये नोट डाउन कर लेंगे कि जो यूट्राइन हॉर्न है उसे कॉर्नुआ कहते हैं। इसी आधार पर पशुओं को बांटा भी गया, बाइकॉर्नुएट और बाइपार्टिएट। तो ये एग्जाम्पल हैं, आप देख लेंगे। बाइकॉर्नुएट के अंदर आप देख सकते हैं बॉडी स्मॉल होती है लेकिन हॉर्न लंबे होते हैं, और बाइपार्टिएट जो होता है उसमें बॉडी लार्ज होती है। जो यूट्राइन बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जो हॉर्न होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसी आधार पे इन पशुओं को बांटा गया है। तो बाइकॉर्नुएट में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर भी सभी आते हैं, और जो बाइपार्टिएट है उसके अंदर मेयर आती है। अब बात कर लेते हैं गर्भाशय की संरचना के बारे में। तो गर्भाशय जो है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे अंदर की है, मायोमेट्रियम है वो मध्य भाग है, पेरीमेट्रियम है वो सबसे बाहर है। तो जो एंडोमेट्रियम है वो मस्कुलर लेयर होती है और अगर इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। और जो मध्य भाग होता है वो मस्कुलर लेयर होता है और सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो सीरोसल लेयर होती है। अगर इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको पेरीमेट्राइटिस कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। जो आपके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं गर्भाशय की संरचना है, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 3 भागों से बना होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे अंदर की लेयर होती है, मायोमेट्रियम है मध्य लेयर होती है और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होती है। फिर इनकी आप संरचना बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट से बनी होती है और अगर इनका इन्फ्लामेशन होता है तो कौन कौन सी डिजीज मानी जाती है। गर्भाशय से जुड़े हुए ब्रॉड लिगामेंट का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो आपको पता होगा कि जो ब्रॉड लिगामेंट है वो यूट्रस को सपोर्ट देते हैं। तो 2 ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जो इनको सपोर्ट देते हैं। तो गर्भाशय से जुड़े हुए अगर ब्रॉड लिगामेंट अगर उन्हीं का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पैरामेट्राइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है पेरीमेट्राइटिस और पैरामेट्राइटिस। पेरीमेट्राइटिस जो है पेरीमेट्रियम लेयर के इन्फ्लामेशन को कहते हैं, जबकि पैरामेट्राइटिस है वो ब्रॉड लिगामेंट के इन्फ्लामेशन को कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट और तैयार किए मैंने आपके लिए। सबसे बड़ा जो गर्भाशय है वो घोड़ी में पाया जाता है, सबसे लंबा गर्भाशय है वो सूअर में पाया जाता है, टी आकार का गर्भाशय घोड़ी में पाया जाता है, वी आकार का गर्भाशय गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पाया जाता है। और आगे बात करते हैं हम रेमस हॉर्न के बारे में। तो रेमस हॉर्न एक दिमाग में पिक्चर छाप लीजिए, जो भेड़ होते हैं उनके सींग किस प्रकार के होते हैं, तो उसी आधार पे ये रेमस हॉर्न लिखा गया है। तो रैम के सींग के आकार का गर्भाशय गाय में पाया जाता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। जो रेमस हॉर्न होता है यहाँ पे राम की धनुष नहीं होती है, ये भेड़ के जो सींग की जो शेप होती है उसी आधार पे बताया गया है। बाएं यूट्राइन हॉर्न में प्रेगनेंसी ऊंट में पाई जाती है। बाएं यूट्राइन हॉर्न में प्रेगनेंसी ऊंट में पाई जाती है।
तो हमने सबसे पहले ओवरी की एक्टिविटी के बारे में बात की थी। बाय यूट्राइन हॉर्न में प्रेगनेंसी ऊंट में पाई जाती है। तो जो ऊंट होता है उसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो लेफ्ट हॉर्न में होती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स और हैं आपके लिए, तो जो है ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी थे। ब्रॉड लिगामेंट का अगर भाग अंडाशय से जुड़ा होता है तो उसे मीजोवेरियम कहते हैं। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है अगर ब्रॉड लिगामेंट का भाग अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है वो मीजोसाल्पिंग्स कहलाता है। अगर ब्रॉड लिगामेंट गर्भाशय और सर्विक्स से जुड़ा होता तो उसे मीजोमेट्रियम कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है सर्विक्स। सर्विक्स में 3 से 5 एनुलर रिंग पाई जाते हैं जिन्हें सर्वाइकल रिंग कहते हैं। कॉर्क स्क्रू आकार का सर्विक्स सूअर में पाया जाता है। तो ये जो अपना जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू ड्राइवर से जुड़ा हुआ स्क्रू है, उस तरह की अगर सर्विक्स की बात करें तो वो सूअर में पाई जाती है। सर्विक्स की म्यूकस की pH 8.4 होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जो सबसे पहला चैप्टर है उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं मैंने नोट डाउन किए थे। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आप किसी प्रकार का सुधार भी चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बात करें नोट्स की तो हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है, जल्द ही प्रिंटेड नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।